बंगले के यकबस्ता इंटरव्यू हॉल में हर चेहरे पर नौकरी हासिल करने की एक सी प्यास नजर आ रही थी। मगर नवाल इस्लम इन सब में एक अजीब तनाव लिए बैठी थी। उसके हाथों में मौजूदा सादा फाइल उसके चेहरे की आला तालीम याफ्ते संदों से चीख चीख कर इख्तलाफ कर रही थी। ये कैसे मजबूरी थी कि एमए की डिग्री रखने वाली ये नाजुक लड़की एक आम सी खानगी खिदमत गुजार की नौकरी की कतार में खड़ी थी। इर्द गिर्द की खवातीन की तफशीश निगाहें उसे बेचैन कर रही थी, मगर वो इन सबसे बेनियाज एक नए सफर का आगाज करने की धुन में थी। कमरे के अंदर सारिम हैदर की उकताहट अपनी अरूज पर थी। वो रिवायती और आम से जवाबात सुनकर थक चुका था जब उसकी नजर दरवाजे से दाखिल होने वाली नवाल पर पड़ी। उसका हुस्न फितरत, सादा लिबास और सर पे मुकम्मल तौर पे ओढ़ा गया सफेद दुपट्टा सारिम के लिए एक अनदेखा मुआयना बन गया। नवाल ने अपने कागजात मेज पर रखे, जिन पर उसके नाम के साथ साथ शानदार तालीमी पसमंजर दर्ज था। मिस नवाल, आपकी काबिलियत किसी भी आली सरकारी ओहदे की मकताजी है। आपको इस मामूली घरेलू देखभाल की नौकरी का इंतखाब गैर मामूली क्यों? सारिम ने बराह रास्त सवाल किया। जवाल की आंखों में एक लम्हे का इज़्तिराब उतरा और फिर वो गोया हुई। जनाब, मुझे काम के साथ यहाँ मुयस्सर आने वाली सहूलत यानी रिहाइश की ज़रूरत है। इस वक्त ये मेरे लिए सबसे अहम है। सारिम एक तहकीकाती मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ झुका। मेरी मोम का मिजाज बहुत ही शदीद है। वो किसी से आसानी से मुतमईन नहीं होती और कोई भी निगाशित कंदा उनके सामने 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता। क्या आप उनका सख्त रवैया और कड़वा कलाम बर्दाश्त कर पाएंगी? नवाल का जवाब उसकी इतना तवानाई के बरक्स था, बल्कि तेज और मजबूत इरादे से भरा था। मुझे जिंदगी ने हर तरह की तकलीफें और तल कलामियां सुनने की आदत डाल दी है। मैं बिना किसी शिकायत की अपने फर्ज की अदायगी करूंगी। सारिम को लगा जैसे किस्मत ने खुद उसकी जरूरत के ऐन मुताबिक एक लड़की भेजी है, हसीन, पढ़ी लिखी और सबसे बढ़कर मजबूर। उसने बेख्तियार नवाल को दूसरी बार देखा। उसके हसीन चेहरे पर भरोसे का अक्स था। ठीक है, अपना फोन नंबर दे दें, हम आपको जल्द आगाह करेंगे। सारिम के हाथ से कागजात लेकर नवाल ने एक पुराने जमाने का कीपैड मोबाइल उठाया, जो उसकी जल्दबाजी में जमीन पर गिरा था। ये कदीम साजो सामान और लड़की की मजबूरी का इम्तिजाज सारिम के दिल में शक की बजाय इत्मीनान पैदा कर गया। जैसे ही नवाल घर के अंदरूनी दरवाजे से दाखिल हुई, एक जहरीला साया उसके ताकुब में आया। कहाँ की आवारागर्दगी कर रही थी ये ताइफा? फरहाद की गजब आलूद आवाज ने घर की खामोशी को चीर डाला। उसकी निगाहें नवाल के सरापा पर शैतानी चमक लिए दौड़ रही थी। मामी ने फरहाद की आवाज में आवाज मिलाकर फौरन नाक चढ़ाई और हकारत की एक लहर दौड़ दी। अब ये मुझसे क्या पूछ कर जाती है? कोई तो पूछे इस लाडली से कि इस शहर में इसकी कौन सी महरम है जिनसे मुलाकातें जारी हैं। आने दो तेरे अब्बू को, फिर देखना मैं इन्हें आज मजबूर कर दूंगी कि इस नकारा लड़की को यहाँ से निकाल बाहर करें। जब ये हमारे घर के अकलौते चश्मो चराग फरहाद से नफरत करती है और शादी से मुसलसल इनकारी है, तो हम भी इसका वजूद अपने सर पर मजीद बोझ बन के बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामी की ये अल्फाज सुनते ही फरहाद के लबों पर खबीस इत्मीनान की मुस्कुराहट उभरी। उसे पूरा यकीन था कि नवाल की ना खत्म होने वाली बेचारगी और घर की दीवारों से बाहर कोई ठिकाना ना होना उसे मजबूर कर देगा कि वो बिला आखिर उसके सामने घुटने टेक दे। नवाल ने उन दोनों को बेहिसी से नजरअंदाज किया और झट से उस छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गई, जो उसकी मरहूमा वालदा का आखिरी ठिकाना था। वहीं बैठे उसके आंसू का सिलाब छलक पड़ा। फरहाद की जोजियत कबूल करना उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सजा थी। वो एक जुआरी, निशई और बदकिरदार शख्स था और उसकी गलीज निगाहों का बोझ भी नवाल से बर्दाश्त नहीं होता था। या इलाही, तू ही मेरे लिए कोई मौजूदाती रास्ता निकाल। उसकी खामोश इल्तिजा में सदाकत की गहरी गूंज थी। उसकी आखिरी ढाल उसके मामू थे। मगर नवाल का सबसे बड़ा डर यही था कि मामी के रोजमर्रा के तानों और साजिशों से तंग आकर कहीं वो अपना सारा इख्तियार फरहाद के हक में इस्तेमाल न कर दे। नवाल की मरहूमा वालदा शहर में बहुत ही बीमार रहती थी और वालिद की बचपन में ही वफात पा जाने के बाद वो भाई के सहारे यहाँ आई थी। मगर उनकी तवक्कात के बरक्स भाई का घर गुर्बत और कर्जों में डूबा हुआ था। मामू ने अपनी दोनों बेटियों की शादियां की थी, जिसका लाखों का बोझ उन पर था। फरहाद मामी के अंधे लाड प्यार से बिगड़ कर
नशे का आदी हो चुका था। इन तमाम घरेलू बहरानों में नवाल की वालदा मजीद 3 महीने ही जिंदा रह सकी और उनकी मौत ने नवाल को इस मुसीबत कदा में तन्हा छोड़ दिया। मामू ने नवाल को सिर्फ एक शर्त पे तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था, जब तक फरहाद सुधरता नहीं, मैं तुम्हारा निकाह इससे नहीं करूंगा। यही वो बारीक डोर थी जो नवाल को उम्मीद से बांधे हुए थी। इसीलिए वो इस घरेलू देखभाल की नौकरी पर फौरन लपक पड़ी थी, जिसे अखबार में कल वक्ती मुलाजमा के लिए इख्तियार दिया गया था। न सिर्फ तनख्वाह बल्कि 3 वक्त का खाना और रिहाइश भी शामिल थी। ये उसकी तमाम परेशानियों का फौरी और मुकम्मल इलाज था। जब अगले दिन सुबह 9 बजे उसका पुराना फोन गूंजा और सारिम हैदर की आवाज आई कि वो मुलाजमत के लिए बेहतरीन है, तो नवाल की खुशी का ठिकाना न रहा। सर, क्या मैं कल ही आ जाऊं? उसका बेतवाना सवाल सारिम को भी हैरान कर गया। नवाल ने झट से फोन बंद किया और कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। उसने फैसला कर लिया था कि वो मामी और फरहाद को बगैर किसी पेशगी के इत्तला के इस कैद खाने से निकल जाएगी। वो ये खफिया ठिकाना किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मामू को मालूम हुआ तो वो जज्बाती ब्लैकमेलिंग या जबरदस्ती से उसे रोक लेंगी। काले रंग के एक पोसीदा थैले में उसने अपने फटे पुराने कपड़े समेटे हुए आसमान की तरफ मायूस मगर पुरुमीद निगाहें उठाई। उसे यकीन था कि अब उसके लिए आजादी की पहली किरण तलू हो चुकी है। सुबह का वक्त जब सारिम हैदर अपने दफ्तर के लिए तैयार होकर निकल रहा था, तो उसकी निगाहें बंगले के वसीओ अरीस दाखिली दरवाजे पर ठहर गई। एक काली चादर में ढकी हुई लड़की सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक सादा और पुराने कपड़े का थैला था। सारिम को कुछ लम्हे लगे, फिर उसने उसे पहचान लिया। ये कल की नवाल असलम थी, जिस उम्मीदवार ने रात को फोन किया था। वो आज सुबह ही अपना बिस्तर लेकर हाजिर हो गई थी। सारिम को इसकी ये तेज रफ्तारी देखकर बहुत ही हैरत हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, नवाल ने झुककर कहा। आहिस्ता और तहजीब से सलाम किया। उसकी रोशन पेशानी, पुरकशिश आंखें और चेहरे पर छाई मुजाहिदाना मासूमियत सारिम को मजबूर कर गई कि वो फौरन अपनी नजरें फेर लें। सारिम ने फौरी तौर पर पुरानी मुलाजमा शमीम को आवाज दी। शमीम, जो साला साल से घर के मामलात देख रही थी, फौरन हाजिर हुई। शमीम, इन खातून को सीधा मोम के कमरे तक ले जाओ और मुलाजमीन के लिए खाली क्वार्टर इन्हें दिखा दो। मेरे पास वक्त की कमी है कि मैं जिम्मेदारियां समझा सकूं। मैं वापस आकर इनके काम की तफसील बताऊंगा, मगर ये लड़की तुम्हारी बहुत ही मददगार साबित होगी। सारिम ने तेजी से चश्मा लगाया और बगैर किसी बात की गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। नवाल शमीम के साथ अंदरूनी हिस्से में पहुंची तो नाहिद बेगम के कमरे में जाकर हैरत में डूब गई। सामने बैठी खातून का रंग इंतहाई गोरा था और उनकी शक्लो सूरत अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान लग रही थी। नवाल के लिए यकीन करना मुश्किल था कि ये सारिम की वालदा है। नाहिद बेगम ने नवाल को देखते ही एक नागवार रुख इख्तियार किया और उसे सर से पांव तक तशवीशी नजरों से देखा। शमीम ने डरते डरते तारुफ करवाया। मैडम, ये नाहिद बेगम है जिनकी खिदमत आपको करनी है। खिदमत? क्या बकवास है ये शमीम? नाहिद बेगम का लहजा शदीद गुस्से से भरा था। क्या मैं इतनी बेबस हो गई हूँ कि अपना ख्याल भी खुद नहीं रख सकूं? बोलने से पहले होश में रहा करो। शमीम उनकी सख्त डांट पर घबराकर पीछे हट गई और नवाल भी उनकी तेज मिजाज पर दंग रह गई। नाहिद बेगम ने बराह रास्त नवाल की तरफ देखा और अपनी शर्त रखी। देखो लड़की, मुझे गंदगी और बदनज़मी बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं अपनी जिंदगी किसी मोहताज की तरह नहीं गुजारूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि मेरी इतनी तावन करो कि मैं ज्यादातर काम अपने हाथ से कर सकूं। मैं किसी दूसरे के सहारे जीना नहीं चाहती। नवाल ने फौरन सर झुकाया और मुकम्मल ताबेदारी जाहिर की। जी मैडम, आपकी हर बात को संजीदगी से समझ गई हूँ और आपको किसी शिकवे का मौका नहीं दूंगी। नवाल की खामोश अतात देखकर नाहिद बेगम के चेहरे पर हल्का इत्मीनान आया। अच्छा शमीम, अभी से इसकी रिहाइश दिखा दो। वैसे भी इसे 24 घंटे यहीं रहना है। नवाल शमीम के साथ मुलाजमीन के लिए मुख्तसिस रिहाइश गाह की तरफ चल पड़ी और दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसे फरहाद और मामी की जिल्लत भरी कैद से आज़ादी मिल गई थी। उस नए ठिकाने पर मिलने वाला इत्मीनान उसे किसी कीमती असासे से कम नहीं लगा। नवाल ने अपनी अक्लमंदी और नेक नियति के बल पर बहुत कम वक्त में नाहिद बेगम के दिल में अपनी जगह बना ली थी। सिर्फ एक माह गुजरा था, मगर नाहिद बेगम को ये लड़की अब पसंद आने लगी थी। उसकी चुपचाप काम करने की आदत थी, मगर इस बात का खास ख्याल रखती थी कि कमरे में जरा भी गर्द या गंदगी ना हो।
नवाल रोजाना उनके नए कपड़े तब्दील करवाती और उन्हें वॉशरूम तक सहारा देकर ले जाती, मगर नहीद बेगम वहां खुद बैठ जाती। वो इतनी बेबस या मोहताज नहीं थी जितना कि पहले आने वाली मुलाजमों ने गलत अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उन्हें उस मुलाजमों से चिढ़ थी। मगर नवाल की तालीम ने उसे नहीद बेगम के मिजाज की गहराई को जांचने का मौका दिया। सारिम सारिम जो अपने कारोबारी मामलात में घर ना होने की वजह से घर को कम ही वक्त दे पाता था, आज जब इतने दिन बाद अपनी मोम के कमरे में आया तो उनके चेहरे पर सुकून और मुसरत देखकर उसे भी करार मिला। गुलाबी रंग का नए फैशन का लिबास पहने वह बड़े ही इत्मीनान से अपने नाखूनों पर नई चमकदार नेल पॉलिश लगा रही थी। नवाल सारिम को देखते ही एहतराम से दरवाजे से बाहर चली गई। वाह मोम, आज तो आप बहुत ही चमक रही हैं और खूबसूरत लग रही हैं। सारिम ने बड़ी चाहत से उनके गले में बाजू डाले। नाहिद बेगम हल्के से मुस्कुराई। ये नई लड़की मेरी पसंद पे पूरी उतरी है। सारिम मेरी बात सुनो, इसे नौकरी से निकालने का ख्याल भी दिन में मत लाना। सारिम ने हंसकर कहा, मेरी तो तौबा जो मैं ऐसा सोचूं, मुझे क्या जरूरत है इसे हटाने की, जब आप इतनी खुश है। शुक्र है कि कोई तो मुलाजमा आपके सख्त मेयार पर पूरी उतरी। नाहिद बेगम का रवैया नरम था। ये लड़की बहुत ही अच्छी तबीयत की है और होशमंद भी है। ज्यादा बोलती नहीं, मगर मुझे दिल की बात इससे करना अच्छा लगता है। ये मुझे किसी माजूर शख्स की तरह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल खातून की तरह इज्जत देती है। बस यही चीज मुझे इसकी सबसे ज्यादा भाई है। सारिम हैरत से देख रहा था। क्या बात है, किसी ने तो आपके दिल में मोहब्बत पैदा कर दी। बेटा, दिल में अच्छी जगह तब बनती है जब इंसान वक्त निकाले और प्यार जिताए। कुछ लोग होते हैं ना, जो ना मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और ना ही किसी के लिए फारिग वक्त रखती हैं। तो ऐसे में कोई बिला वजह दिली ताल्लुक कैसे बना लेगा। मोम का ये इशारा सारिम को साफ समझ आ गया था। वो फौरन नाराज होकर उन्हें देखने लगा। आप माहीन की बात कर रही हैं, उसका जिक्र यहाँ क्यों कर रही है। नाहिद बेगम ने फौरन शिकवा किया। तुमने अपनी ख्वाहिश पर खुद उसे 1 साल पहले मंगेतर बनाया था। वो तुम्हारी आशिक हो गई थी और मुझसे रिश्ता करवाने के लिए कितने चक्कर लगाती थी, लेकिन जब से मैं फारिश के बाद व्हील चेयर पे आई हूँ, उसे इतना ख्याल नहीं आता कि आकर मेरे पास बैठे। जब भी आती है 2-3 कड़वी बातें करके चली जाती है और वो मेरी आंखों में चुभती है। नाहिद बेगम की बात सुनकर सारिम परेशानी में डूब गया। लेकिन मॉम, वो खुद भी दफ्तर के कामों में सारा दिन रुकी रहती है। थोड़ा सा वक्त मिलता है तो वो आ जाती है। वैसे मैं कल उसे जरूर तंबिया करूंगा, सारिम ने झुंझलाहट में कहा। मगर नाहिद बेगम ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे उसकी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं खुद बहुत खुश हूँ, और अगर तुम्हें अपनी माहीन पर इश्क आ गया है और मैं तुम्हें बौझ लगती हूँ, तो मैं सिद्रा, जो कि उनकी बड़ी बेटी थी, मैं उसके पास चली जाऊंगी। सारिम तड़प कर माँ के करीब हुआ। आप ऐसा सोच के कैसे सकती हैं? आप मुझ पर बोझ नहीं है। ऐसा ख्याल दोबारा दिल में मत लाइए। माहीन भी आपका पूरा ख्याल रखेगी, मुझे यकीन है। वो माँ को तसल्लिया दे रहा था। उसी लम्हे दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। नवाल ने दरवाजा खोला। मैडम, आपके सूप का वक्त हो गया है। सारिम की मौजूदगी की वजह से वो बहुत ही एहतियात से बात कर रही थी। लाओ सूप, आज मैं ही अपनी मोम को अपने हाथों से पिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद निवाल ने सूप आगे बढ़ाया और जाने लगी, मगर नहीद बेगम ने उसे आवाज दी। बेटा, आप लाइब्रेरी से वो दिलचस्प किताबें ला दें जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। नहीद बेगम के लहजे में ऐसी मिठास जो सारिम के लिए हैरत का सबब थी, क्योंकि वो बहुत कम ही शाइस्तगी से बात करती थी। जी मैडम, मैं अभी लाती हूँ। नवाल फौरन चली गई। सारिम का माथा ठनका। ये क्या करिश्मा दिखाया है इस लड़की ने। नाहिद बेगम ने बड़े आरामदेह अंदाज में जवाब दिया। प्यार भरा एहसास और इज्जत पिलाई है इसने मुझे। यही चीज मुझे बेहतरीन लगी है। सारिम सच में लाजवाब होके रह गया। ओए, तो तुम हो कौन? किसी की अचानक और तीखी आवाज सुनकर नवाल फौरन मुड़ी। वो लाउंज के सोफे की तरतीब बदल रही थी, क्योंकि उसे फारिग बैठना एक पल भी गवारा नहीं लगता था। अगर कोई काम न होता तो वो अक्सर शमीम की मदद के लिए तैयार रहती। आज उसने आराइशी चीजों को खूबसूरत अंदाज में सजा दिया था। पलट कर देखा तो एक लड़की सामने खड़ी थी, कीमती छोटे लिबास में, कंधे पर महंगा ब्रांडेड बैग, बाल सुनहरी और लिबास पर शौक लिपस्टिक। लड़की की आंखों में नवाल के लिए शदीद हकारत साफ झलक रही थी। आदाब। जी, मैं यहाँ काम करती हूँ। नाहिद बेगम की निगाहत के लिए आई हूँ। नवाल ने आराम से जवाब दिया। अच्छा, अच्छा, तुम्हारे तौर तरीके तो किसी नौकरानी के नहीं, बल्कि घर की खातून जैसे हैं। जिस दलेरी से तुम यहाँ सब कुछ संभाल रही हो। माहीन ने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। नवाल का चेहरा उससे बेजा तानों से तमतमा उठा, मगर वो खामोश रही। अच्छा, वो बूढ़ी आंटी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है।
माहीन ने लापरवाही से पूछा। जी मैडम कमरे में है, मगर वो आराम फरमा रही है। उनका सख्त हुक्म है कि उन्हें जहमत ना दी जाए। नवाल ने इत्मीनान से बात की। क्या कहा? तुम 2 टके की मुलाजमा मुझे नाहिदा आंटी के कमरे में जाने से रोकोगी? तुम्हें अपनी वक्त का अंदाजा है? अभी एक फोन पर तुम्हें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। माहीन ने गुस्से से उंगलियां चटखाते हुए, जैसे उसे उसकी हैसियत याद दिला रही हो। नवाल होंठ दबाकर चुप रही। ऊंची एड़ियों की धमक सुनाते हुए माहीन सीधा नाहिद बेगम के कमरे में घुस गई। माहीन की आमद ने नाहिद बेगम की गहरी नींद को तोड़ दिया। उन्होंने नापसंदगी से चेहरा फेर कर माहीन को देखा। ये क्या तरीका है? सोते हुए शख्स को तकलीफ देना कैसी बदतमीजी है? माहीन उनके गुस्से पर हक्का बक्का रह गई। आंटी, आपको क्या हो गया है? इतनी दिनों बाद मैं आपसे ताल्लुक बनाने आई हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। उसने रंजीदगी जाहिर की। तुम्हारे मिलने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकती हूँ। नाहिद बेगम ने उसे सख्ती से झड़क दिया। अफसोस है, आप आज भी अपनी तीखे मिजाज से बाज नहीं आई। वैसे भी जब कोई शख्स जिस्मानी तौर पर लाचार हो जाता है तो उसका इलाज बस अल्लाह ही करता है। माहीन ने जहर भरी हमदर्दी जाहिर की। ये ताना सुनकर नाहिद बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माहीन की ये बातें उनके दिल में नफरत की करवाहट भर देती थी। तुम जा सकती हो माहीन, मुझे तुम्हारी किसी दिखावे की हमदर्दी की हाजत नहीं। उन्होंने सीधा बाहर का इशारा किया। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे भी आपकी तर्ज बातें सुनने का कोई शौक नहीं। मैं तो सिर्फ सारिम के कहने पर आई थी। एड़ियों की टिक टिक गूंजती रही और वो तेज कदमों से बाहर निकल गई, जबकि नाहिद बेगम का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। उन्होंने घबराहट में शमीम को जोर से पुकारा। शमीम, इस औरत को तुमने मेरे कमरे में दाखिल कैसे होने दिया? मैंने वाज़ेह मना किया है कि जब मैं सोऊं तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। शमीम ने लरजते हुए सफाई दी। बीबी जी, मैं तो अपने क्वार्टर में कपड़े सुखा रही थी। यहाँ नवाल बीबी थी। माहीन बीबी उनसे उलझी और जबरदस्ती अंदर आ गई। नाहिद बेगम ने हुक्म दिया, आइंदा खबरदार, जब तक मैं खुद ना बुलाऊं इसे मेरे कमरे के करीब भी मत आने देना। उन्हें माहीन से सख्त नफरत हो चुकी थी। उसने हमेशा उनकी मजबूरी का एहसास दिलाया था। 1 साल कबल सारिम और माहीन की मंगनी हुई थी। हालांकि नाहिद बेगम दिल से रजामंद नहीं थी, मगर बेटी की खुशी की खातिर मान गई थी। मगर हादसे के बाद जब वो व्हील चेयर की मोहताज हुई तो उनकी कमर की हड्डी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। वो चलने फिरने से बिल्कुल माजूर हो चुकी थी। शुरू में वो हकीकत को कबूल ना कर सकी, इसलिए इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी। मगर सारिम की अनथक मोहब्बत और छोटे बच्चे की तरह देखभाल ने उन्हें दोबारा जिंदगी में दिलचस्पी लेने पर मजबूर किया था। मसला सिर्फ माहीन थी, जिसे सारिम पसंद करता था। नाहिद बेगम को यही फिक्र खाई जा रही थी कि उनका मुस्तकबिल माहीन जैसे खुदगर्ज लड़की के साथ कैसे गुजरेगा। अब ये रूठना बस करो माहीन, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। सारी मुसलसल अपनी मंगेतर को खुश करने की कोशिश में लगा था, मगर वो मजबूती से अपना मुंह फेरे बैठी थी। इतना बड़ा मसला क्या हो गया है यार? तुम क्यों एक सादा सी मुलाजमा से अपना मवाजना कर रही हो? सारिम ने हालात को पुरसुकून करने की कोशिश की। हाँ हाँ जनाबे आली सारिम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई शख्स इतनी जाज़बे नजर नुकरानी को क्यों रखेगा। कहीं आपने उसे महज दिल बलाने का सामान तो नहीं बना लिया कि दुनिया के लिए मैं और बंद कमरे में वो। माहीन ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ संगीन इल्जाम लगा दिया। सारिम ने अपना माथा पकड़ लिया। खुदा के लिए मुझे समझाने दो, वो यहाँ नौकरी कर रही है, मोम की खिदमत पे लगी है। वो पढ़ी लिखी है, इसीलिए नाहिद बेगम की जरूरत को बेहतरीन समझती है, और मोम भी पहली बार किसी से मुतमईन है। मैं से एक बात पूछूं, वो मुझे किसी गरीब मुलाजमा से ज्यादा घर की मालिक लग रही थी। कहीं आपने मुझसे छुपाकर उससे शादी तो नहीं कर ली? नवाल को घर में देखते ही माहीन के दिल में शक की जड़ बैठ गई थी। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो तुम्हें फौरी तौर पर उस लड़की को काम से निकालना होगा। मैं इसे तुम्हारे घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो हद से ज्यादा खूबसूरत है, किसी भी मर्द की नीयत खराब हो सकती है, और आजकल की लड़कियों का तो हाल तुम्हें मालूम ही है। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए और अपना हतमी हुक्म सुना दिया। सारिम ने बेबसी में सर झुका लिया। उसे माहीन से सच्ची मोहब्बत थी, और उसके अलावा उसके वालिद की बड़ी बिजनेस शराकत दारी भी थी, जिसकी वजह से वो माहीन की नाराजगी का बोझ नहीं उठा सकता था। माहीन ने अपना खाना अधूरा छोड़ा और मेज से उठ गई। अब तुम भी जब भी मुझसे मुलाकात करोगे, मुझे सिर्फ ये बताना कि वो लड़की घर से जा चुकी है। तुम्हारे घर में उसकी मौजूदगी मेरे लिए तकलीफ दी है। मैंने खुद देखा था, वो किसी तरह हुक्म चलाने के अंदाज में काम कर रही थी। इससे लगता है कि तुम उसे खास अहमियत देती हो, और तुम्हारी मोम तो उसे जानबूझकर सर पे चढ़ा रही है, क्योंकि वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती।
یہ مت کہنا کہ وہ تمہاری کوئی خفیہ رشتے دار ہے جو اب ظاہر ہوئی ہے۔ وہ تھکاوٹ بھرے انداز میں الزام پر الزام لگا رہی تھی۔ سارم گہری سوچ میں ڈوبا سر پکڑے ہوئے بیٹھا تھا اور ماہین ایڑیوں کی ٹک ٹک کرتی دور ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی سارم براہ راست نوال کا جائزہ لینے باورچی خانے میں گیا۔ وہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ تم تو موم کی دیکھ بھال کے لیے تھی نا، باورچی خانے میں تمہارا کیا کام؟ وہ جو اپنے دھیان میں بریانی کا سامان تیار کر رہی تھی اس کے جھٹکے سے چونک اٹھی۔ جی جی سر، وہ دراصل شمیم آپ کو شدید بخار ہے اور وہ آرام کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ آپ کے لیے کھانا تیار کر دوں، تو میں نے سوچا کہ میں ہی بنا دوں گی۔ پسینہ اس کے ماتھے پہ چمک رہا تھا اور سارم کے سخت الفاظ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ تمہیں شمیم کا کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی ملازمہ ہے اور تم بھی ملازمہ ہو۔ تم اپنی حدود مت بھولو ورنہ تمہیں بغیر وارننگ کے فارغ کر دیا جائے گا۔ نوال غمگین سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اچھائی کرنے میں اس نے کیا غلطی کر دی۔ ناہید بیگم کے دن بھر کی روٹین مقرر تھی اور نوال ہی ان کی ادویات کا خیال رکھتی تھی۔ شمیم کی بیماری پر نوال نے سب کے لیے کھانا بنانے کی ذمہ داری لی، مگر اسے اس کے بدلے سخت ڈانٹ ملی۔ وہیں کھڑی وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ سارم کو ایک لمحے میں اپنے سخت لہجے کا احساس ہو گیا۔ وہ جھنجھلاہٹ میں بولا، اب یہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارا کھانا جل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا۔ نوال تیزی سے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی، مگر اس کا دل درد سے بھرا تھا۔ اسے اتنی توہین کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جواب نہیں دے سکی تھی کیونکہ ماموں کے گھر سے بھاگنے کے بعد اس کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا۔ 3-4 مہینے یہاں سکون سے گزرے تھے اور وہ تھوڑی تنخواہ بھی جمع کر چکی تھی، مگر اب ایک ڈراؤنی سوچ نے اسے بے چین کر دیا۔ اگر سارم نے اسے نوکری سے نکال دیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر اب ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانا اس کا ذمہ تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی رہی اور سارم بھی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ سارم کو شدید بھوک کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا۔ شمیم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کھانا ابھی تک میز پر نہیں لگا، اس نے دشتسی سے آواز دی۔ نوال نے ہمت جمع کی اور خاموشی سے جلدی جلدی کھانا میز پر لگا دیا، جبکہ سارم اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نوکرانی سے زیادہ مالکن لگتی ہے، کہیں تم نے چھپ کر اسے نکاح تو نہیں کر لیا؟ ماہین کا شخص اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ سارم کا حلق خوش ہو گیا جب نوال کھانا لگا رہی تھی۔ یہ بظاہر سادہ نظر آنے والی لڑکی سچ میں کوئی منصوبہ تو نہیں بنا رہی؟ اس نے نوال کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ معصوم تھا اور گلابی دوپٹہ بھی خوب تھا، مگر اس وقت نوال نے جو لباس پہنا تھا وہ بہت ہی نفیس اور مہنگا تھا۔ سارم کا دماغ چکرا گیا۔ یہ سوٹ تو موم کا تھا، موم نے اسے اپنے کپڑے بھی دینے شروع کر دیے ہیں۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ان کے دل میں جگہ بنا رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا اور ماہین نے یہ سب دیکھ کر رشتہ توڑ دیا تو نہ صرف کاروبار کو نقصان ہوگا بلکہ میں خود کو بھی سنبھال نہیں پاؤں گا۔ اس لڑکی کو جلد ہی یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ سارم، یہی راستہ ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سخت فیصلہ کر چکا تھا۔ شمیم 2 دن بخار میں رہنے کے بعد بالکل تندرست ہو گئی تھی اور اس نے فوراً باورچی خانے کا کام سنبھال لیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد وہ نوال سے تشکر کا اظہار کرنے لگی۔ آپ کا دل کتنا بڑا ہے نوال باجی، آپ نے میری تکلیف میں میرا پورا خیال رکھا، ورنہ تو پہلے ہلکے سے بخار میں بھی مجھے کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ رک کر بولی، تنخواہ ملتی ہے تو میں سیدھا گاؤں چلی جاتی ہوں، میرے شوہر اور بچے وہاں میرا انتظار کرتے ہیں۔ نوال اس کے احساس ذمہ داری پر ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کا دل کیسے لگتا ہے اپنے بچوں اور شوہر کے بغیر؟ تو شمیم نے سادہ دل سے کہا، کیا کروں، شوہر بیمار رہتے ہیں، یہاں صاحب جی بہت ہی شریف آدمی ہے، اتنی اچھی تنخواہ پہ رکھا ہے اور سالوں سے یہی کام کر رہی ہوں، عید اور تہواروں پر بھی الگ سے عنایت کرتی ہے، اسی لیے میرا گھر آسانی سے چل جاتا ہے۔ ماشاء اللہ سے سارم صاحب بہت ہی عمدہ انسان ہے، دل کے بہت ہی فراخ ہے۔ نوال یہ سن کر حیران رہ گئی کیونکہ کل ہی سارم نے جس سخت اور توہین امیز لہجے میں نوال سے بات کی تھی اس کی چبھن وہ ابھی تک محسوس کر رہی تھی۔ وہ حیرت میں تھی کہ شمیم کے منہ سے ان کی تعریف سن کر کیا رد عمل دے۔ دوسری طرف سارم کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ماہین نے 3 دن تک اس کی ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ چوتھے دن جب اس نے فون اٹھایا تو اس کا لہجہ شکایت میں بھرا ہوا تھا۔ ہاں مسٹر سارم، تو کیا نتیجہ نکلا؟ کیا آپ نے اس معمولی ملازمہ کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے؟ یار، کیوں اس عام سی لڑکی سے خود کو کمپیئر کر رہی ہو؟ میں اسے فارغ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، بس ایک مناسب بہانہ چاہیے، مگر میں ایک بات پہ پریشان ہوں، سارم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ موم کی نظروں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، وہ ناہید بیگم کی دیکھ بھال بہت ہی مہارت سے کر رہی ہے۔ یہ سن کر ماہین کو جیسے آگ لگ گئی۔ اچھا،
تو کل کو تمہاری موم تم سے کہیں گی کہ اسے اپنی بہو بنا لوں کیونکہ وہ میرا خوب خیال رکھتی ہے، اور تم مجھے چھوڑ دو گے؟ مجھے آپ سے بالکل یہی امید ہے، آئندہ مجھ سے رابطہ مت کرنا سارم۔ اس نے غصے میں بات ختم کرنی چاہی۔ اچھا سنو، میری بات تو سنو۔ سارم نے اسے روکا۔ یار ایک بڑی انٹرنیشنل ڈیل ہوئی ہے، اسی خوشی میں سارے دفتر کے لوگ ایک پارٹی کر رہے ہیں، میں تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں، ہفتے کی رات کو پارٹی ہے اور تم ضرور آنا۔ پارٹی کا نام سن کر ماہین کا سارا غصہ جیسے پانی ہو گیا۔ وہ تو اس انتظار میں رہتی تھی کہ کہیں کوئی تقریب ہو اور وہ اپنے حسن سے وہاں سب کو حیران کر دے۔ فوراً بولی، اچھا ٹھیک ہے، سوچوں گی آنے کا۔ سوچنا نہیں ہے، میں نے تمہیں لازمی آنے کو کہا ہے۔ یہ کہہ کر ساری نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اب اس کے دل سے بے چینی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماہین اپنی ناراضگی کو بھلا دے گی اور پارٹی میں ضرور آئے گی۔ سارم نے تمام انتظامات بنگلے کے اوپری صحن میں مکمل کروا دیے تھے۔ شرکا میں صرف دفتر کے چند عملہ، ان کے قریبی افراد اور دو چار کاروبار جاننے والے شامل تھے۔ مہمانوں کی تعداد قلیل تھی، لیکن کھانے کا اہتمام اس نے غیر معمولی طور پر شاندار رکھا تھا۔ انتظامات سے فارغ ہو کر وہ سیدھا ناہید بیگم کے کمرے کی طرف گیا، جہاں نوال حسب معمول بکھری ہوئی چیزوں کو درست جگہ پر رکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے موم، محفل شروع ہو چکی ہے اور آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بیٹا میں وہاں کیا کروں گی، یہ تمہارے دفتر کے لوگوں کی دعوت ہے۔ نہیں نہیں موم، آپ کو فوری طور پر تیار ہونا ہے اور نیچے چلنا ہے، میں نے یہ جشن آپ کی صحت کی خاطر ہی رکھا ہے۔ ناہید بیگم نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا، تو نوال تم میرا وہ چمکدار سبز رنگ کا سوٹ نکالو اور تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ موم کا یہ حکم سن کر سارم کے دل میں غصے کی لہر اٹھی، مگر وہ خاموش رہا۔ اگر اس وقت کوئی منع کرتا تو ناہید بیگم ممکن ہے کہ ناراض ہو کر تقریب میں شرکت سے انکار کر دیتی۔ وہ بے حد پریشان تھا کہ ماہین پہلے ہی نوال سے کینہ رکھتی ہے، اور آج اگر وہ باہر آئے تو ماہین سب کے سامنے کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ نوال کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ نوال سارم کو بھرمی آنکھوں کو دیکھ کر حیران تھی کہ آخر اس کا کیا قصور ہے۔ نوال نے تلطف سے کہا، میڈم میں آپ کو صرف ویل چیئر پہ باہر تک لے جاؤں گی اور واپس آ جاؤں گی، مجھے تسبین کی کوئی حاجت نہیں، میں اتنے لوگوں کے درمیان سہج محسوس نہیں کروں گی۔ او ہو نہیں میری بچی، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، میں تمہاری نزدیکی میں سکون محسوس کرنے لگی ہوں۔ ناہید بیگم کے چہرے پر شفقت تھی۔ نوال جانتی تھی کہ وہ ایک بار عزم کر لیں تو پھر ایک لچک نہیں دکھاتی۔ جو آبی رنگ کا لباس میں نے تمہیں دیا تھا نا، وہ بالکل نیا ہے، جاؤ اسے پہن کر آراستہ ہو جاؤ۔ نوال نے کہا، پہلے آپ تیار ہو جائیں۔ نوال نے انہیں تیار ہونے میں مدد کی۔ سبز لباس میں وہ واقعی بہت ہی پرکشش اور معزز لگ رہی تھی۔ وہ فخری انداز میں بولی، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم ایک باریک بیٹی کی ماں ہو۔ ناہید بیگم مسکرا دی، میری دو بچے ہیں، ایک بیٹی بھی ہے، وہ سالم سے بڑی ہے، ترکی میں مقیم ہے، ماشاء اللہ اس کے بھی دو بچے ہیں۔ نوال نے فوراً ماشاء اللہ کہا۔ اس کے بعد نوال اپنے آرام گاہ میں چلی گئی۔ اس نے باہر کی سجاوٹ دیکھ لی تھی جو بہت ہی باوقار تھی۔ اس ملازمین کی تقریب میں اسے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف ناہید بیگم کا دل رکھنے کے لیے شریک ہوئی تھی۔ اس نے آبی رنگ کا سوٹ پہنا اور احترام سے سر پہ دوپٹہ لے لیا۔ اسے اپنی حیثیت کا کامل ادراک تھا، وہ ایک ملازمہ تھی اور اسی طرح نظر آنا چاہتی تھی، مالک کی طرح نہیں۔ تاہم وہ اپنے پر نور چہرے اور خوبصورت نقوش کو تبدیل نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد معطر لباس میں سارم تیار ہو کر موم کو لینے آیا۔ نوال کو آراستہ دیکھ کر اس نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا اور برے الفاظ کہنے لگا، کہاں جانے کی تیاری ہے تمہاری؟ اتنے بڑے جشن میں تمہارا کیا تعلق ہے؟ نوال کا چہرہ بےزتی کے مارے سرخ ہو گیا۔ سارم تم اس سے کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ میں اسے خدمت گزار نہیں سمجھتی، لہٰذا تم بھی اسے نوکرانی کی طرح مت سمجھو۔ سارم عارضی پہ اتر آیا، میں ہوں نا آپ کے پاس، میں پارٹی میں آپ کو سنبھال لوں گا، اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شمیم اور باورچی بھی تو آتے ہیں نا ہر محفل میں، اور یہ تو اب گھر کی رکن بن چکی ہے۔ نوال کو دونوں ماں بیٹوں کی گفتگو سے شدید ندامت ہو رہی تھی۔ وہ ڈر کے بولی، میڈم سر کی بات درست ہے، میرا جانا ضروری نہیں ہے۔ سارم نے یکدم نوال کے چہرے کو دیکھا جو شرم سے جھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسوں کی چمک تھی۔ اسے دل ہی دل میں افسوس ہوا کہ ماہین کی باتوں میں آ کر اس نے اس کی کئی بار تسلیل کا نشانہ بنایا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی شرمندگی پر وہ ایک لمحہ نہ ٹھہرتا، مگر اس کے چہرے پر مجبوری کا نقش تھا۔ تم جاؤ اپنے جشن کا انتظام دیکھو، میں نوال کے ساتھ تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ ناہید بیگم سے مزید بحث فضول تھی، وہ تھک ہار کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نوال آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ ناہید بیگم نے اسے پیار سے تسلی دی،
मैडम, मुझे लगता है सर मुझे नौकरी से अलग करना चाहते हैं। उन्हें शायद मेरा यहाँ कयाम पसंद नहीं है। उसके सर में शदीद दर्द होने लगा था। नाहिद बेगम ने मोहब्बत से उसके हाथ पकड़े। फारिग करना तो दूर की बात है, वो अब तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं। मैंने जो उसे सख्त लहजे में डांटा है। अच्छा, परेशान मत हो, चलो मुझे बाहर लेकर चलो। मैं आज आजाद फिजा में सांस लेना चाहती हूँ। नवाल ने अपना चेहरा जल्दी से साफ कर लिया। थोड़ी देर बाद मेहमान आना शुरू हो गए और नवाल नाहिद बेगम की व्हील चेयर के पीछे खड़ी थी। उसका सादा सरापा और मासूमियत तवज्जो का मरकज बन रही थी, मगर उसके दिल में यह सवाल था कि उसने क्या कोताही की है। वो अपनी जिम्मेदारियां मेहनत से पूरी कर रही थी। उसने मोहब्बत से नाहिद बेगम के दिल में एतमाद बना लिया था। फिर भी ये मगरूर शख्स उससे ऐसा रवैया रखता था जो उसे जिल्लत देता। वो भी जुर्रत से ये काम किए जा रही थी। इन्हीं फिक्रमंद ख्यालात में खड़ी थी कि सालिम से बात करते हुए तलाल ने उसके कान में आहिस्ते से पूछा, ये परियों जैसी खूबसूरत लड़की कौन है जो तुम्हारी मॉम के साथ खड़ी है? कोई खानदान की है क्या? सारिम ने हैरत से गर्दन घुमाई। कौन? तुम किसे देख रहे हो? अरे यही आबी सूट वाली, कमाल की हसीन है। तलाल ने दिल पे हाथ रखा। सारिम को पसीना आ गया। माहीन उसे खश्मगीन निगाहों से घूर रही थी और तलाल इसरार कर रहा था, तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है, मेरी ही शादी की बात करवा दो इस रिश्तेदार से। खुदाया तलाल, ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, ये मोम की खिदमतकार है। वाह, इतनी दिलकश खात्मा, तुम्हारे तो मजे हैं। घर में अलग और बाहर अलग मोहब्बत। यार, मैं शादी के मामले में पक्का हूँ, मेरी बात करवा दो इससे। सारिम हैरान रह गया। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तलाल बहुत ही खुश हुआ। दूसरी तरफ माहीन उससे पहलू तय कर रही थी। तंग आकर सारिम खुद उसके पास गया और इल्तिजा की। अभी भी खफा हो? मैंने तुम्हारी खातिर ये जश्न रखा है, अब तो तुम खुश हो जाओ। माहीन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैं खुश क्यों हूँ? तुम्हारी माँ जानबूझकर उस हसीन आफत को साथ लाई है, मुझे जलाने के लिए। जाओ, तुम अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर दो और उसी से शादी कर लो। मैं जा रही हूँ। वो जाने लगी तो सारिम ने फौरन उसका हाथ थामा। वो ये महीना पूरी करके जा रही है, उसने मुझे मुतल्ला कर दिया है, आप खुशी मनाओ। माहीन ने मशकूक अंदाज से उसे देखा। जोर तो नहीं बोल रहे? सारिम ने सर हिलाकर नफी में जवाब दिया, ये सच है। ये सुनकर वो शाद हो गई। अच्छा ठीक है, जाओ, महफिल का लुत्फ उठाओ, चलो मेरे साथ। उसने सारिम के बाजू में अपना हाथ डाला और आगे बढ़ गई। नाहिद बेगम ने हसद भरी निगाहों से उन्हें देखा और नवाल से कहा, मेरी बेटी को देखो, कैसे उस लड़की ने उसे पूरी तरह अपने बस में कर रखा है। मुझे डर है नवाल कि मुस्तकबिल में ये लड़की मुझे अपने ही घर से निकाल ना बाहिर कर दे। उनकी आंखों में अफसोस था। नवाल ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं मैडम, खुदा के लिए ऐसा मत सोचें। मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। वो मुस्कुरा दी। तुम बहुत ही उम्दा बातें करती हो, तुम जिसकी जिंदगी में जाओगी रौनक भर दोगी। नाहिद बेगम की बात पर नवाल ने एक सर्द आह भरी। मैं कहाँ जा सकती हूँ, मेरे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। अगर जमीन में इतनी इज्जत के साथ कोई ठिकाना होता तो कहीं चैन से बैठ जाती। उसके अंदर के हालात कुछ और थे, मगर चेहरे के तासुरात मुतमईन थे। तलाल लगातार उसे देख रहा था। सारिम इस बात पे परेशान था कि उसने माहीन से तो कह दिया है कि नवाल जॉब छोड़ के जा रही है, मगर उसे बाहर निकालेगा कैसे, यही फिक्र उसके जहन में घूम रही थी। मॉम, ये लड़की मुझे काबिले एतमाद नहीं लगती, आप जरा अपनी कीमती जहवरात और नकदी का खास ख्याल रखा करें। अगले दिन सारिम ने जानबूझकर नाहिद बेगम के दिल में शक डालने की कोशिश की। क्या तुम्हारी अकल ठिकाने है? उनका लहजा बेहद तंग था। लाखों करोड़ों रुपए की अशिया उसके सामने बिखरी रहती है, मगर उसने कभी पलट कर भी नहीं देखा, और तुम उसके बारे में ऐसी घटिया राय दे रहे हो। मैं तुमसे ये तवक्का भी नहीं कर सकती थी। माहीन जैसी बदतमीज लड़की की सोहबत में रहकर तुम भी वैसे होते जा रहे हो। नाहिद बेगम ने उसे सख्ती से झड़का। सारिम झंझलाहट में तिलमिला गया। आपको इससे बेहतर देखभाल करने वाली मिल सकती है। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप इस लड़की को फारिग कर दे। मुझे इसका बिला वजह पूरे घर में घूमते रहना पसंद नहीं। हालांकि उसका असल फर्ज सिर्फ आपकी जिम्मेदारी और निगाशत है। हरगिज नहीं, नाहिद बेगम ने वाज़ेह धमकी दी। अगर तुमने ख्वाब में भी ऐसा सोचा तो मैं एक लम्हा जाया के बगैर सिद्रा के पास चली जाऊंगी। तुम्हें इस लड़की से इतनी तकलीफ क्यों है? वो कितनी सीधी सादी है। तुमने उसे जो सख्त बातें की है, उस दिन वो आंसू से रो रही थी। किसी को इतना तंग नहीं करते सारी। तुम्हें पता है कि वो कितनी मुसीबत में है। इस घर के सिवा उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। उसके वालदैन तो है नहीं, और मामू और मुमानी इतने लालची हैं कि इस नेक और तालीम याफ्ता लड़की की जबरी शादी अपने नशे में मुब्तला बेटी से करवाना चाहते थे। इसीलिए वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ आई है। उसे नौकरी से निकालने का ख्याल भी मत लाना। नाहिद बेगम ने उसे खरी खरी सुनाते हुए हालात की हकीकत बता दी। लेकिन सारिम बहुत कुछ तय कर चुका था
وہ کسی بھی कीमत पर इस लड़की की वजह से अपने करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता था। अगर माहीन से उसकी मंगनी टूट गई तो यकीनन उसके वालिद कारोबारी शराकतदारी खत्म कर देंगे, और फिलहाल कारोबार के हालात नाजुक थे। लिहाजा उसी रात उसने शमीम को अपने कमरे में तलब किया। क्या तुम मेरा एक जरूरी काम कर सकोगी? साहब की बात सुनकर शमीम की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका जमीर इस काम के लिए रजामंद कैसे हो सकता था? मगर सारिम ने सिर्फ एक ऐसी बात कही कि वो फौरन काम करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि वो ऐसा कदम उठाना कतई नहीं चाहती थी, लेकिन बाजुकात नामुवाफिक हालात इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। आइंदा सुबह सारिम ने दफ्तर से जल्दी छुट्टी ली और माहिरीन की रिहायशगाह की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा दी। उसका असल मंसूबा था कि वो इफ्तिखार शाह से मिले और फिर घर वापस आकर गुज़श्ता रात के मंसूबे पर अमल दरामद करे। चौकीदार ने उसके मुस्तकिल आमदोरफ्त के सबब उसे देखते ही तंजीम के साथ दरवाजा खोल दिया। अंदर मरकजी हाल में गहरा सकूत था। सारिम का ख्याल था कि इफ्तिखार साहब शायद अपने कमरे में होंगे और वो उनके कमरे का दरवाजा हल्का सा खटखटाने ही वाला था कि अंदर से आती माहीन की जोरदार हंसी की गूंज सुनकर वो चौंक गया। बाबा, ये तो मेरे दिमाग की सूझबूझ है कि वो मामूली कुत्ते की तरह मेरी कदमों में घूमता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसका डूबता हुआ कारोबार है। वो इस एक खौफ से आपके सामने झुका रहता है कि आपकी शराकतदारी कहीं मुनक़ता ना हो जाए, जबकि उसकी अपनी कंपनी तो लगातार नुकसान उठा रही है। इफ्तिखार शायद इत्मीनान से मुस्कुराए। उसका ख्याल है कि हम सादा लोग हैं, जबकि हम उससे कहीं ज्यादा चुकन्ना है। बस तुम उसे चंद दिन की मोहलत और दो, जब तक मैं तुम्हारे सारे शेयर्स कानूनी तौर पर अपने नाम नहीं करवा लेता। उसके बाद तुम एक तरफ रिश्ता खत्म कर देना और मैं दूसरी तरफ से कारोबारी मुआहिदा तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा निकाह फारूक मलिक से करवा रहा हूँ। तुम जानती हो वो खरबों का मालिक है और एक बड़ा सौदा भी इसी शर्त पे तय पाया है। माहीन ने आसमान पर सर उठाने वाला कहका लगाया। यकीनन अभी मुनासिब वक्त है, इसलिए मैं तो झूठी कहानियों के जरिए उसे अहमक बनाती रहती हूँ। कभी बहाने बनाती हूँ तो कभी उसे बेमायनी बातों में उलझा देती हूँ। इस मंगनी और मुआहिदे को खत्म करने के बाद सबसे पहले मैं उस बददिमाग ज़ईफ़ा से हिसाब बराबर करूंगी जिसने कई बार मेरी जिल्लत की है। माजूरी की हालत में भी उसका गरूर देखें। आग लग गई मगर तकब्बुर ना गया। खुद को क्या समझती है? मजीद कोई बात सुनने की ताब सारिम के जिस्म में बाकी ना रही। वो एक तेज झटके से रुका मगर फिर संभल गया। वो चुपचाप और दबे कदमों पीछे हट गया। इस नाजुक घड़ी में कई रंग बदले हुए चेहरे उसके सामने बेनिकाब हो गए। मुहाफिज ने उसे इस कदर तेज रफ्तारी से वापस जाते देखा तो तजस्सुस में मुब्तला हुआ, मगर सारिम ने उसकी तरफ पलट कर भी ना देखा। वो गाड़ी में बैठा और शदीद गुस्से में गाड़ी की आवाज के साथ वहां से दूर ले गया, इस फरेब की दुनिया से हमेशा के लिए दूर बगैर पलटे हुए। सारिम दफ्तर से जल्दी अपने घर पहुंचा। शमीम उसे खौफजदा निगाहों से देख रही थी, जबकि नाहिदा बेगम के आराम करने के बाद नवाल अपने सर्वेंट क्वार्टर में बैठी कपड़े धो रही थी। शमीम हांफती हुई नवाल के पास आई। साहब जी, मैंने तो वो काम कर दिए है, मगर खुदा का वास्ता आप उसे कुछ मत बताना, वो लड़की बहुत नेक है। उसकी आवाज गम से भरी थी। सारिम ने हैरानी से उसे देखा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अभी मैं आता हूँ। इफ्तिखार शाह और माहीन की बातें सुनने के बाद वो अपने अंदर शदीद गुस्सा महसूस कर रहा था। उसने ठान लिया था कि जिस तरह वो लोग छुप कर वार करते हैं, उसे भी इसी अंदाज से मुंह तोड़ जवाब देना होगा। वो गहरी सोच में था, फिर यकदम फैसला करके बिस्तर से उठा। नवाल जो अपने ख्यालात में कपड़े धो रही थी, दुपट्टे की परवाह किए बगैर उसके कुछ कपड़े गीले हो रहे थे। लंबे बालों की गुंदी हुई चोटी उसकी कमर पर लटक रही थी और वो पलखें झुकाए हुए पूरी तरह अपने काम में मसरूफ थी। लेकिन अचानक उसे किसी का साया साफ नजर आया तो वो घबरा कर खड़ी हो गई। सर, आप यहाँ? सब ठीक तो है? हकलाहट में उसने फौरन शाल अपने वजूद पर फैला ली। वो शदीद परेशान लग रही थी। सारिम ने उसके चेहरे को देखा जो सादगी और पाकीज़गी में लिपटा हुआ था, किसी मकरो फरेब से पाक था। जी, मुझे जरूरी काम है, इसलिए यहाँ आया हूँ। दरअसल मोम के कैबिन से उनके सोने के 2 कंगन गायब है। सबकी तलाशी ली जा रही है, आप भी अपनी तलाशी दें। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया। उसने मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं चोरी क्यों करूंगी सर? मुझे हराम और हलाल का फर्क मालूम है। मैंने कभी आपकी इजाजत के बगैर कोई फूल तक नहीं तोड़ा, तो फिर मैं इतनी कीमती कंगन कैसे चुरा सकती हूँ? उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आज उसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उसे यहाँ से जाना पड़ा तो वो चली जाएगी। सामने खड़ा मगरूर शख्स उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा था। वो सब बातें छोड़े, आप मुझे अपना बैग दिखाएं। कोई सबूत होगा तो ही मामला आगे बढ़ेगा, वरना मैं आप पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहा। उसकी बात पर नवाल हैरत ज़दा थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने चुपचाप अपना बैग सारिम के सामने लाकर रख दिया। बैग में ऊपर रखे हुए 2 कंगन सारिम को दूर से ही नजर आ गए,
جبکہ نوال کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ اس کے دل میں سچائی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ چور نہیں ہے، لیکن سارم کے ہاتھ میں کنگن دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں حیرت زدہ تھی، اس کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے آثار تھے۔ پھر لرزتی آواز میں کہنے لگی، سر مجھے نہیں معلوم یہ کس نے رکھا ہے، مجھے تو ان سب کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ شدید خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ سارم نے اسے غور سے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بتا رہی تو میں پولیس کو فون کر دیتا ہوں، وہ آپ سے سب کچھ اگلوا لیں گی۔ شمیم بھی ان کے پیچھے آ گئی تھی اور اب گھبرائی ہوئی نگاہوں سے نوال کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی حالت انتہائی بری تھی۔ اسے ترس بھی آ رہا تھا، لیکن سارم نے نہ جانے کیا سوچ رکھا تھا۔ نوال جانتی تھی اگر پولیس آ گئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گی، پھر ماموں کو وہ کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ لیں گے اور ماموں اسے اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے، پھر زبردستی اپنے نشئی بیٹے سے اس کا نکاح کروا دیں گے۔ وہ شدید پریشانی میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ پلیز پولیس کو مت بلائیں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، آئندہ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اگر میں چور ہوں اور آپ کا قیمتی سامان اٹھایا ہے تو… اس کا گلا بھر گیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ پولیس کو نہیں بلاؤں گا، اگر وہ آپ کو قبول ہے تو۔ نوال نے الجھن کے ساتھ سارم کی طرف دیکھا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر پر اعتماد لہجے میں بولا، یا تو آپ مجھ سے نکاح کریں ورنہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نوال کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور شمیم بھی صدمے میں تھی۔ ہے یہ صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ نوال عجیب پریشانی میں ڈوبی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر سر میں نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کی تو منگنی ہو گئی ہے نا کسی سے، اور میں ایک عام سی ملازمہ ہوں، ایک کام کرنے والی معمولی لڑکی، میں آپ کے رتبے کی نہیں ہوں۔ یا کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ عجیب و غریب الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ شمیم فوراً اس کے پاس آئی۔ ارے نوال بی بی، آپ ہاں کر دیں، قسمت بدلنے کا اس سے بڑا موقع نہیں ملے گا۔ سارم نے ایک گہری سانس لی۔ میں بھی آپ کے منہ سے انکار نہیں سننا چاہتا، ویسے آپ کے لیے میرے پاس ایک دو دوسرے رشتے بھی آ چکے ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ میری موم کی پسند ہے، انہیں اچھے سے سنبھال لیتی ہیں اور مجھے اپنی ماں سے بہت پیار ہے، تو آپ جیسی لڑکی کو کہیں دور نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اسے گھر میں رہنا چاہیے۔ ویسے یہ کنگن والا ڈرامہ میں نے صرف آپ کو ڈرانے کے لیے کیا تھا، یہ حقیقت نہیں تھی۔ یہ سن کر نوال کی آنکھیں غصے سے بڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نے یہ سب کچھ مل کر منصوبہ بنایا ہے؟ ساری مسکرا دیا۔ ہاں، شمیم نے ہی تمہارے بیگ میں کنگن رکھے تھے، پوچھ لو اس سے۔ ویسے مجھے آپ کا جواب ہاں میں ہی چاہیے، اب آپ کا جواب جو بھی ہے آپ نے موم کے سامنے ہی دینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا، جبکہ نوال نے شمیم کو گھور کے دیکھا جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دے نوال بی بی، میں حلف اٹھا کے کہتی ہوں میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب ڈرامہ کریں گے۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ پھر نہید بیگم نے ہی اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ سارم نے تمہیں شادی کے لیے کہا ہے؟ سارم ان کے بستر پر ان کے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ نوال کے لیے اس سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا۔ جی میڈم، لیکن میں ان کے لائق نہیں ہوں، میں ایک معمولی حیثیت کی لڑکی ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ کیوں نہیں؟ تم ایک پڑھی لکھی، باشعور اور سمجھدار لڑکی ہو، شکل و صورت کی بھی کوئی کمی نہیں، اور روپیہ پیسے سے ہمیں کیا لینا دینا، اس کی تو فراوانی ہے ہمارے پاس۔ سارم نے ایک دانش مندی کا فیصلہ کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کیونکہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی بیٹا۔ نوال لب کاٹنے لگی۔ اچانک ہی ایک نئے رشتے کا احساس ابھی سے ہونے لگا تھا، اور پھر محض ایک ہفتے کے اندر ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ گلابی رنگ کے لباس میں سادگی کے باوجود نوال قیامت ڈھا رہی تھی۔ سارم کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ماہین نے جو ڈرامہ اس کے ساتھ کیا تھا، اس نے ہوشیاری سے وہی ڈرامہ ماہین کے ساتھ کر دیا۔ اس نے ماہین کے چند تیکھے الفاظ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کی والدہ کے لیے اپنے دل میں کتنی نفرت اور کڑواہٹ رکھتی ہے۔ موم ایسے ہی تو اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، نفرت کا جواب ہمیشہ نفرت سے دیا جاتا اور نہ ہی محض محبت سے، لیکن اس لڑکی نوال نے اپنی معصومیت اور سادگی سے ناہید بیگم کے دل میں ایک مضبوط جگہ بنا لی تھی، جو آج اس کی زوجہ بن کے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ نوال نے اپنی صبر اور پاکیزگی سے ایک عظیم مقام حاصل کر لیا تھا۔ سارم کے کمرے میں بیٹھی وہ گہری سوچوں میں مبتلا تھی، لیکن سارم گویا اپنی تمام پریشانیاں اور ذہنی تناؤ کو اس کے وجود کی نزاکت سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ آج وہ اس سے بہت ہی زیادہ اپنی لگ رہی تھی۔ اس کے دل پر ایسی شدید چوٹ لگی تھی کہ اگر وہ بر وقت فیصلہ نہ کرتا تو شاید ذہنی طور پر ٹوٹ جاتا، لیکن اب شوہر کا حق استعمال کرتے ہوئے اس نے نوال کو اپنی زندگی میں خاص جگہ دے دی تھی، اور نوال اپنی قسمت پر حیران تھی۔ سارم نے اس بڑے مشکل وقت میں ان کے وجود میں پناہ ڈھونڈی تھی، تو نوال نے بھی اسے اپنانے میں ذرا دیر نہ کی۔
खावन तो आखिर खामद ही होते हैं जब उसे मुकम्मल हक हासिल हो। नफासत से आरास्ता वजूद पर खूबसूरत लिबास पहने हुए वो हॉल में बिखरी चीजों को तरतीब दे रही थी जब माहीन एक तूफान की तरह अंदर आ धमकी। उसने आंखें सुकेड़ कर नफरत से नवाल के वजूद को देखा जो नई दुल्हन की तरह नजर आ रही थी। ओहो, लगता है तुमने अपने मालिक का बिस्तर खूब गर्म किया है, तभी तो ये ताजगी तुम्हारे चेहरे पे आ रही है। नवाल उसकी बात सुनकर पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा दी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर मैं अपने शौहर का बिस्तर गर्म नहीं करूंगी तो किसका करूंगी? मुकम्मल एतमाद के साथ वो उसके सामने खड़ी थी। शौहर, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? माहीन ने हैरत से आंखें फाड़ के उसे देखा। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। सारिम अभी अभी हॉल में दाखिल हुआ था। फिर उसने नवाल के कमर के गिर्द अपना बाजू लपेट दिया। ये मेरी बीवी है माहीन, मैंने इससे निकाह कर लिया है क्योंकि ये मेरी मोम को बहुत ही अजीज है। ये मेरी माँ से और मेरी मोम इससे बेहद मोहब्बत करती है। ये उनकी इंतहा इज्जत करती है और मैं ऐसी वफादार बीवी की बहुत ही कदर करता हूँ। तुम जानती भी हो ये तुम क्या कह रहे हो? डैड तुम्हें अपनी शराकतदारी से बेदखल कर देंगे। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो मेरे साथ क्या करेंगी। वो उसे धमकी दे रही थी। सारिम ने मुस्कुराकर उसे देखा। बाज मंसूबे इंसान बनाता है और बाज अल्लाह, लेकिन कामयाबी उसी की होती है जिसे अल्लाह चाहता है। और मेरे साथ भी यही हुआ है। नवाल का और मेरा निकाह किसी मौजे से कम नहीं। अब बेहतर होगा कि तुम अपने सारे रास्ते अलग कर लो और अपने डैडी से भी कह देना कि मैं खुद ही उनसे कारोबारी ताल्लुकात खत्म कर रहा हूँ। वो गुस्से में चीखती चिल्लाती वहां से वापस चली गई। उसके जाने के बाद सारिम ने नवाल को खुद में समेट लिया। कहीं उनके डैडी आपको नुकसान ना पहुंचा दे। वो मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे। वो नहीं जानते कि उनकी शराकतदारी पहले ही नाकाम जा रही है। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ रात को इतनी जल्दी क्यों सो गई थी? सारिम ने शरारत की। नवाल उसकी बात सुन के घबरा गई। आहिस्ता बोले प्लीज, मोम सुन लेंगी। अच्छा चलो फिर कमरे में, रात की कमी अब पूरी कर लेता हूँ। वो शरारती हुआ तो नवाल हंसकर किचन की तरफ भाग गई। सारिम की मोहब्बत ने उसके चेहरे को मुनव्वर कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद वो किचन में खड़ा उसके साथ खाना पकवाने में मसरूफ था। बाज फैसले अचानक होती हैं मगर बेहतरीन साबित होती हैं। सारिम के साथ ने नवाल को एक मजबूत सहारा दे दिया था। वो सहारा जो वो तवील अरसे से तलाश